Very good afternoon to everyone. Greetings from iTech India. Welcome to our DLS seminar series on OST refresher come follow-up meeting. Today we have with us Dr. Amit Singh from King George Medical University, Lucknow. So before we begin the session, before I hand it over to Dr. Amit, I request everybody to kindly unmute themselves and give a brief introduction. So can we begin with Dr. Dheeraj? जी मैडम नमस्कार। नमस्ते। आप कौन से? जबलपुर मध्य प्रदेश से DTO DNO जबलपुर में। ओके, नोडल ऑफिस। जी जी, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर ओशिन। ओके, डॉक्टर कृपानिधि। डॉक्टर केएन त्रिपाठी, मेडिकल ऑफिसर OST उज्जैन। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर अभिषेक जी, डॉक्टर अभिषेक। डॉक्टर कुलदीप वर्मा। मैम सर मैंने रेफरेंस बोला था डॉक्टर अभिषेक। हेलो हेलो, यस यस यस। गुड आफ्टरनून डॉक्टर कुलदीप फ्रॉम भोपाल OST। ओके, थैंक यू डॉक्टर कुलदीप फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर अभिषेक, अब आप बोल सकते हैं प्लीज। जी मैम, सर आ रहे हैं 5 मिनट के अंदर आ रहे हैं सर, मैं लॉगिन करके रखा है उनके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू। डॉक्टर जागेश्वर। डॉक्टर जागेश्वर दयाल। यस मैम, श्योर डॉक्टर जागेश्वर दयाल। हाँ जी, ओके, हम सब लोग एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अपने नाम के साथ हम बताएंगे हम कहाँ के OST सेंटर में से बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट डॉक्टर शीतल दास, क्या आप नेक्स्ट अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हैं? डॉक्टर SD बड़ौदिया, OST RC। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर राजकुमार। डॉक्टर राजकुमार। ओके ओके, हेलो। जी जी जी, हम जी सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, डॉक्टर राजकुमार डेहरिया, MO OST नरसिंहपुर। धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर ओशिन। डॉक्टर ओशिन ने अभी ऑडियो से कनेक्ट नहीं किया। और कोई है हमारे घर साथी जो रह गए हो? जी मैडम, मैं डॉक्टर शरद चौरसिया, DTO छतरपुर। जी, थैंक यू OST छतरपुर ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर करोरिया। जी मैम, श्योपुर OST डॉक्टर AR करोरिया, मेडिकल विशेषज्ञ। ओके, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर जागेश्वर आ गए हैं क्या? यस मैम। हाँ जी हाँ जी, श्योर। आप ओके ओके, सियोनी, ठीक है। डॉक्टर अमित, आई थिंक हम सबके हो गए ना इंट्रोडक्शन, आई होप। ओके, ओवर टू यू डॉक्टर अमित। ओके, थैंक यू अनुश्री। मैं डॉक्टर अमित सिंह और मैं इज देयर सम इको तो नहीं, बट हल्का सा डिस्टॉर्शन सा आ रहा है। आप अपना लैपटॉप वाले का म्यूट कर दीजिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए ऑडियो से। अभी तो इको नहीं है? नहीं नहीं, अब सही है। ठीक ठीक, ओके। So I am Dr. Amit Singh. I am working as an assistant professor of psychiatry at King George's Medical University, Lucknow. और अभी पिछले साल ही मैंने MP SACS के लिए OS3 की ट्रेनिंग भी ली थी मैंने डॉक्टर अर्पित परमार के साथ। So
बहुत सारे कई लोगों से मेरी वहां पर भी मुलाकात हुई थी। आई जस्ट कांट रिमेम्बर कि अभी कौन लोग यहाँ पर हैं, बट अगेन इट इज समथिंग वेरी गुड कि हम यहाँ पर फिर से एक बार हमें अपॉर्चुनिटी मिली है बुप्रेनॉर्फिन बेस्ड ओएसटी के बारे में बात करने के लिए, और उससे रिलेटेड अगर कोई इश्यूज हों, प्रॉब्लम्स हों, उनको डिस्कस करने के लिए। सो हम इस प्रेजेंटेशन में शुरू में एक ब्रीफ रिकैप करेंगे कि बुप्रेनॉर्फिन बेस्ड ओएसटी क्या है, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, और फिर उसके बाद जो आप डे टू डे प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें जो कुछ आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, हम उन सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं यहाँ पर डिस्कशन के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। हम ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ब्रीफली हम बात करेंगे कि क्यों हम बुप्रेनॉर्फिन दे रहे हैं। ओपियोइड्स बहुत सारे हैं लेकिन उसके बावजूद हम बुप्रेनॉर्फिन ही क्यों दे रहे हैं, और ओएसटी के लिए बुप्रेनॉर्फिन कैसे एक आइडियल मेडिसिन है। तो ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ओपियोइड को। तो ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी में हम जो इलिसिट ड्रग ऑफ अब्यूज होते हैं जैसे मॉर्फिन, हेरोइन या ट्रामाडोल या फिर कुछ और ओपियोइड्स जिनके लिए कि लोग नहीं है, हाँ तो अभी जांच की आवश्यकता नहीं है, दवाई ले। हाँ ठीक है, ठीक, पर जरूरत प्लीज बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। सो हम जो इलिसिट ड्रग्स हैं जो कि आमतौर पे मेडिकली अनसेफ होते हैं, उनका हाफ लाइफ भी कम होता है, तो उनका एक बार लेने के बाद इफेक्ट 3 घंटे या 4 घंटे के करीब रहता है, तो लोगों को उसको बार बार लेना पड़ता है। साथ ही अगर हम इलिसिट ओपियोइड्स की बात करें, हेरोइन, स्मैक, तो ये जो है काफी ज्यादा एडिक्टिव होते हैं और कई बार लोग इनको इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं तो उससे कई सारी बीमारियां होती हैं। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक सेफ एगोनिस्ट मेडिकेशन बुप्रेनॉर्फिन के साथ। बुप्रेनॉर्फिन जो है लीगल है, मतलब अगर किसी के पास बुप्रेनॉर्फिन मिलता है और प्रेस्क्रिप्शन है उनके पास तो उनको पुलिस नहीं पकड़ेगी। सेफ है, बहुत सारी सेफ्टी से रिलेटेड बातें हम आगे की स्लाइड्स में करेंगे। बुप्रेनॉर्फिन लॉन्ग एक्टिंग है, मतलब कि एक बार लेने के बाद आपको पूरे 24 घंटे के लिए दोबारा इसको लेने की जरूरत भी नहीं महसूस होती है। तो आपको बार बार ओपियोइड्स लेने की जरूरत नहीं होती है और आपका दिन इलिसिट ओपियोइड्स में पूरा खर्च नहीं हो जाता है लेने में। साथ ही इसमें हमें पता होता है कि प्योरिटी क्या है, पोटेंसी क्या है, और इसमें हम कई सारे साथ में साइकोसोशल इंटरवेंशंस देते हैं जिससे कि हम बेटर जो है बेनिफिट्स अचीव पा पाए इस ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट से। तो कई सारी मेडिसिन्स हैं जो एगोनिस्ट की तरह काम करती हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि हम बुप्रेनॉर्फिन ही यूज करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं बुप्रेनॉर्फिन की जिसकी वजह से इसको हम ट्रीटमेंट में यूज करते हैं और हमारे प्रोग्राम में इसको रखा गया है। तो एक जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि बुप्रेनॉर्फिन एक पार्शियल एगोनिस्ट है। पार्शियल एगोनिस्ट होने की वजह से जो अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि पार्शियल एगोनिस्ट क्या है। तो जैसे एंटागोनिस्ट्स होते हैं, ओपियोइड एंटागोनिस्ट, जैसे नैल्ट्रेक्सोन की हम बात करें तो हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जो ब्रोकन लाइन है उसमें देख रहे हैं कि ओपियोइड की अगर डोज बढ़ती जाए या नैल्ट्रेक्सोन की डोज बढ़ती जाए तो उसके इफेक्ट में कोई उससे ओपियोइड जैसा कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो एंटागोनिस्ट है। हाँ, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें कंप्लीट एगोनिस्ट की, तो
एगोनिस्ट होते हैं जो कि अगर ओपियोइड रिसेप्टर पे अगर बाइंड करेंगे तो 100% इफेक्ट आए उनका। तो मॉर्फिन या हेरोइन एगोनिस्ट्स होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रेड कलर का ब्रोकन लाइन है, इसमें ओपियोइड की डोज अगर बढ़ रही है या मॉर्फिन की डोज बढ़ रही है तो इसका इफेक्ट भी प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम पार्शियल एगोनिस्ट की बात करें जो कि ब्यूप्रेनॉर्फिन है, तो यहाँ पे जो लो डोजेज हैं वहां तो ये बिल्कुल जो डार्क रेड लाइन है उसी की तरफ फॉलो कर रहा है, डोज बढ़ेगा तो इफेक्ट बढ़ेगा। लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद फर्दर अगर हम ब्यूप्रेनॉर्फिन की डोज बढ़ाते जाएं तो जो इफेक्ट है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, एक प्लेट्यू अचीव कर ले रहा है। तो ये जो प्लेट्यू अचीव करने वाली प्रॉपर्टी है ब्यूप्रेनॉर्फिन की, ये सीलिंग इफेक्ट कहलाती है। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं जैसे कि हमने एक बॉल, एक बड़े से हॉल में हैं, बैठे हुए हैं, हमने एक बॉल को उछाला, तो बॉल जो है जितनी जोर से हम उछालेंगे वो उतनी ऊंचाई तक जाएगा। लेकिन अगर हमने बॉल को बहुत ज्यादा जोर से भी उछाल दिया तो अगर जो उस हॉल की जो सीलिंग है उसको तो वो क्रॉस करके नहीं जा पाएगा। तो ये एक सीलिंग इफेक्ट है, मतलब कि आप चाहे उसके ऊपर जितना जोर लगा दीजिए सीलिंग को नहीं पार कर पाएगा। तो सेम ब्यूप्रेनॉर्फिन के साथ भी होता है कि लो डोज में जब आप डोज बढ़ाते जाते हैं तो इफेक्ट बढ़ता है, और एक लेवल के बाद कितना भी आप डोज फर्दर बढ़ाते जाइए तो ओपियोइड वाला इफेक्ट नहीं बढ़ता है। तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो ये पार्शियल एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी है कि जो हेरोइन या मॉर्फिन है, अगर उसका डोज कभी ज्यादा हो जाता है तो मरीज को उसका इफेक्ट तो मिलता ही है, लेकिन रिस्क रहता है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा। ज्यादा डोज ले लिया तो एक्सेसिव रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा और मरीज की जान जा सकती है। ब्यूप्रेनॉर्फिन जब लेते हैं तो हमने देखा कि उसमें सीलिंग इफेक्ट है, तो एक लेवल तक तो आप डोज बढ़ाएंगे तो मरीज को अच्छा लगेगा, यूफोरिया भी मिलेगा। अगर कभी मरीज ने ओवरडोज कर लिया, ज्यादा दवाई ले ली ब्यूप्रेनॉर्फिन, तो भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के लिए भी सीलिंग इफेक्ट है। एक लेवल तक तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो जो चांसेस होते हैं ओवरडोज रिलेटेड डेथ के, वो ब्यूप्रेनॉर्फिन के साथ बहुत ही कम है। तो ये एक बेनिफिट है। फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ब्यूप्रेनॉर्फिन का कि उसकी जो एफिनिटी है ओपियोइड रिसेप्टर के लिए वो बहुत ज्यादा है, बहुत टाइटली बाइंड करता है वो रिसेप्टर्स के साथ। तो अगर किसी व्यक्ति ने लेट्स से कि कोई ओपियोइड ले रखा है, हेरोइन की हम बात करते हैं कि हेरोइन ले रखा है, अगर हमने ब्यूप्रेनॉर्फिन दिया उस व्यक्ति को तो ब्यूप्रेनॉर्फिन की चूंकि एफिनिटी ज्यादा है वो हेरोइन को हटा देगा रिसेप्टर पे से और खुद जाकर के बाइंड हो जाएगा और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ये भी समझना है कि ब्यूप्रेनॉर्फिन तो पार्शियल एगोनिस्ट है, वो 100% इफेक्ट नहीं शो करता है। तो अगर हेरोइन 100% लेट से शो करता था इफेक्ट, ब्यूप्रेनॉर्फिन का इफेक्ट अराउंड 50% के करीब रहेगा। तो अगर ब्यूप्रेनॉर्फिन दी गई किसी व्यक्ति को जो कि हेरोइन ले रखा है, तो इमीडिएटली ब्यूप्रेनॉर्फिन हेरोइन को हटा करके खुद बाइंड कर जाएगा रिसेप्टर से और अपना 50% इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो देयर विल बी अ सडन डिक्रीज इन द इफेक्ट, 100% से 50% इफेक्ट हो जाएगा, तो विड्रॉल प्रेसिपिटेट हो सकता है। दूसरा सिचुएशन क्या होता है कि एक व्यक्ति है जो कि रेगुलर ब्यूप्रेनॉर्फिन ले रहा है और ब्यूप्रेनॉर्फिन के ऊपर उसने कभी स्मैक ले लिया, हेरोइन ले लिया। ऐसे केसेस में चूंकि ब्यूप्रेनॉर्फिन पहले से ही रिसेप्टर्स पे बहुत टाइटली बाइंड किया हुआ है, वो दूसरे ओपियोइड्स को या हेरोइन को बाइंड ही नहीं होने देता है, तो हेरोइन का या स्मैक का कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो एक जो रिस्क होता है कि बीच बीच में कोई व्यक्ति स्मैक ले लेता है, कभी ज्यादा ले लेता है, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगी, जान चली जाएगी। अगर कोई व्यक्ति रेगुलर ब्यूप्रेनॉर्फिन ले रहा है
तो ब्यूप्रिनॉर्फिन हेरोइन को रिसेप्टर्स पे काम नहीं करने देती है, तो जो एक लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क होता है ओवरडोज का, वो नहीं होता है। तो जैसा मैंने अभी बात किया कि अगर कोई व्यक्ति हेरोइन लिया हुआ है और उसके ऊपर से ब्यूप्रिनॉर्फिन देंगे तो ब्यूप्रिनॉर्फिन हेरोइन को हटा देगा, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और उससे क्या हो सकता है कि विड्रॉल प्रेसिपिटेट कर सकता है, क्योंकि जो हेरोइन का इफेक्ट था 100% था, ब्यूप्रिनॉर्फिन का 50% था, तो इफेक्ट सडनली रिड्यूस हो जाएगा। उसके उल्टा अगर कोई व्यक्ति ब्यूप्रिनॉर्फिन ले रहा था, ऊपर से हेरोइन ले लिया, तो उसको हेरोइन का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्यूप्रिनॉर्फिन खुद भी एक ओपियोइड है, हेरोइन भी एक ओपियोइड है, लेकिन वो दूसरे ओपियोइड के इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं होने दे रहा है। तो इस चीज को ओपियोइड ब्लॉकिंग इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि जो ओपियोइड ये ब्यूप्रिनॉर्फिन जो मेडिसिन दे रहे हैं उसकी डोज सही हो। अगर आप लो डोज देंगे ब्यूप्रिनॉर्फिन की तो ये ब्लॉकिंग इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। ब्लॉकिंग इफेक्ट के लिए आपको ब्यूप्रिनॉर्फिन ठीक ठाक डोज में देने की जरूरत पड़ेगी। फिर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है ब्यूप्रिनॉर्फिन की, वो रिसेप्टर्स पे जो बाइंड कर जाता है तो स्लोली डिसोसिएट करता है। तो अगर आपने ब्यूप्रिनॉर्फिन ठीक ठाक डोज में किसी को दी है तो वो सबलिंगुअली धीरे धीरे वहां से एब्जॉर्ब होता है और रिसेप्टर्स पे टाइटली बाइंड कर लेता है। तो इसका इफेक्ट जो रहता है वो 24 घंटे या उससे ज्यादा समय तक के लिए रहता है। तो यहाँ पे फायदा ये होता है कि जो लोग स्मैक लेते हैं या हेरोइन लेते हैं उन लोगों को हर 6 घंटे 8 घंटे के बाद बहुत तकलीफ महसूस होने लगती है। तो वो लोग दिन में कई बार स्मैक लेते हैं। जब वो लोग स्मैक लेते हैं तो नशे के अंदर कुछ काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि नशा नशा सा हो रहा होता है, और जब नशे का असर जाता है तो विड्रॉल इतना ज्यादा होता है कि विड्रॉल की वजह से वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं। तो ओवरऑल उनके काम करने की क्षमता के ऊपर एडवर्स इफेक्ट, बुरा प्रभाव पड़ता है। ब्यूप्रिनॉर्फिन चूंकि अगर सही डोज में लिया जाए तो 24 घंटे या उससे ज्यादा समय असर दिखाता है, तो और इससे आपके जो कॉग्निशन या सोचने समझने की क्षमता के ऊपर भी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो व्यक्ति एक बार ये दवाई ठीक डोज में ले करके पूरे 24 घंटे तक बिल्कुल बढ़िया रह सकता है, अपना सारा काम कर सकता है। जैसा हमने बात किया कि लो डोज में इसका इफेक्ट पूरा नहीं रहता है। अगर जैसे कोई 2 mg ले रहा है ब्यूप्रिनॉर्फिन तो इफेक्ट हो सकता है सिर्फ 12 घंटे तक रहे और उसके बाद फिर उसको तकलीफ महसूस हो। तो इसलिए जरूरी है कि हम ब्यूप्रिनॉर्फिन जो है सही डोज में दें। अगर आपने 16 mg या इसके आसपास के डोज पे दिया है तो कई बार असर जो है वो 48 घंटे तक के लिए भी रह सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर थोड़ा दवाई लेने में आगे पीछे भी हुआ तो मरीज को कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको नशा नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ब्यूप्रिनॉर्फिन को हम एक बार दे करके बिल्कुल मरीज को अच्छा रख सकते हैं पूरे 24 घंटे। कई बार सवाल ये होता है लोगों का कि हम ब्यूप्रिनॉर्फिन को सबलिंगुअली ही क्यों देते हैं, हम मुंह से भी तो दे सकते हैं कि लोग पानी के साथ उसको ले लें, या फिर इंजेक्शन के थ्रू भी एक रूट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम स्लाइड में देख रहे हैं कि ओरली अगर लें तो ब्यूप्रिनॉर्फिन की बायो अवेलेबिलिटी जो है वो सिर्फ 10% रहती है। सबलिंगुअली जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 51% है, और आईवी रूट से बायो अवेलेबिलिटी तो 100% है। लेकिन हम जब नीचे वाले टेबल में देखें तो एलिमिनेशन हाफ लाइफ 3.2 आवर्स ही है अगर आईवी रूट से लेते हैं तो असर अगर इंट्रावेनस रूट से लेंगे तो 4 घंटे 6 घंटे तक ही रहेगा। इसीलिए हम सबलिंगुअल रूट से देते हैं कि एक बायो अवेलेबिलिटी अच्छी मिल जाए अराउंड 50% की, और पूरे 24 घंटे तक उसका असर भी रहे। सबलिंगुअली हम देख सकते हैं कि अराउंड 27 आवर्स तक का इफेक्ट मिल जाता है अगर आपने ठीक डोज में दिया है तो। फिर एक सवाल आता है कि भाई हम इसको कब ना दें। तो आमतौर पे ब्यूप्रिनॉर्फिन एक बहुत ही सेफ मेडिसिन है, इसका कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है।
एक ही सिर्फ एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकता है, वो है हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी हो बुप्रेनॉर्फिन से, जो कि बहुत ही रेयर है। मतलब मैंने अभी तक कोई भी बुप्रेनॉर्फिन हाइपर सेंसिटिविटी का मरीज आज तक नहीं देखा है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही रेयर फेनोमेना है। हाँ, हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है जब हम बुप्रेनॉर्फिन दे रहे हैं, कि इस चीज का ध्यान देना है कि मरीज ऑलरेडी कोई डिप्रेसेंट मेडिकेशन तो नहीं ले रहा है, या कोई डिप्रेसेंट सब्सटेंस तो नहीं ले रहे हैं, ऐसे सब्सटेंस जो ब्रेन को सॉर्ट ऑफ डिप्रेस करते हैं या कॉग्निशन को सप्रेस करते हैं। जैसे कोई सिडेटिव मेडिकेशन हो गया, बेंजोडायजेपिन्स हो गए, अल्कोहल हो गया, फेनोबार्बिटोन हो गए। तो चूंकि ये सब एक रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट हैं और इनके साथ हम बुप्रेनॉर्फिन देंगे तो और ज्यादा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने का रिस्क रहता है। तो हमें ऐसा नहीं है कि इन लोगों को दवाई नहीं देनी है, दवाई तो इनको हम फिर भी देंगे, हम थोड़ा लो डोज में शुरू करेंगे और धीरे धीरे बढ़ाएंगे डोज को। सिमिलरली अगर किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, एस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसीमा है, तो यहाँ पे हमें पता है कि कुछ लंग्स का फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने का रिस्क ज्यादा है, तो ये भी एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। मरीज को हम फिर भी बुप्रेनॉर्फिन दे सकते हैं, सिर्फ हमें थोड़ा स्लोली इंक्रीज करनी है डोज को और लो डोज से स्टार्ट करना है। सिमिलरली हिपैटिक इम्पेयरमेंट या लीवर का कोई डिसफंक्शन है तो भी हमें बुप्रेनॉर्फिन को लो डोज से शुरू करनी है और धीरे धीरे बढ़ाना है। रही बात इसकी बाकी दवाइयों के साथ और बाकी सब्सटेंसेस के साथ इंटरैक्शन की, तो बुप्रेनॉर्फिन का बहुत ही कम इंटरैक्शन है दूसरी दवाइयों के साथ और ये बहुत ही ज्यादा सेफ है। हालांकि जैसा हमने पहले बात की कि बेंजोडायजेपिन्स या डिप्रेसेंट्स जो हैं उनके साथ हमें अगर दे रहे हैं बुप्रेनॉर्फिन तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है, लो डोज से स्टार्ट करना है। साथ ही अगर हमने किसी ऐसे व्यक्ति को ये दवाई शुरू करनी है जो कि कोई और एगोनिस्ट ले रहा है, जैसे हेरोइन ले रहे हैं या मेथाडोन ले रहे हैं या फिर ट्रामाडोल ही ले रहे हों, तो अगर हमने इमीडिएटली उनके लेने के बाद बुप्रेनॉर्फिन दी तो बुप्रेनॉर्फिन उनके इफेक्ट को रिड्यूस कर देगा सडनली, तो विड्रॉल प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो हमें ऐसे केसेस में वेट करना है कि पेशेंट ऑलरेडी थोड़े थोड़े विड्रॉल के फीचर्स शो करे, तब उस समय हमें बुप्रेनॉर्फिन स्टार्ट करनी है। कुछ हमारे जो पेशेंट्स हैं उनमें एपिलेप्सी या ट्यूबरकुलोसिस या HIV पॉजिटिविटी होती है, तो हमें इस केस में ध्यान देना है कि क्या इन दवाइयों का बुप्रेनॉर्फिन के साथ कोई इंटरेक्शन हो सकता है। कई सारी मेडिसिन हैं जिनका कि इंटरेक्शन हो सकता है, लेकिन आमतौर पे इंटरेक्शंस कोई बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होते, बट स्टिल जैसे कि कुछ मेडिसिन हमने जो यहाँ पे इस टेबल में देख पा रहे हैं, कार्बामाजेपिन, फेनेटोइन, रिफैम्पिसिन, ये करते क्या है कि जो लीवर में बुप्रेनॉर्फिन को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम्स हैं उनको इंड्यूस करते हैं, उनका इफेक्ट बढ़ा देते हैं। तो ये एंजाइम्स बुप्रेनॉर्फिन को ज्यादा ब्रेक डाउन करते हैं, तो हमें बुप्रेनॉर्फिन की डोज ऐसे केसेस में बढ़ाने की जरूरत होती है। सिमिलरली इसका उल्टा तब होता है जबकि हम कोई एंजाइम इनहिबिटर्स दे रहे हैं। अगर हम कोई एंजाइम इनहिबिटर दे रहे हैं तो ये जो मेडिसिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सब एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। तो अगर हम कोई एंजाइम इनहिबिटर दे रहे हैं तो इस केस में आपको बुप्रेनॉर्फिन की डोज ठीक इसका उल्टा घटाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एंजाइम इनहिबिट हो गया है, बुप्रेनॉर्फिन कम मेटाबोलाइज होगा, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्लड में ज्यादा रहेगा। सो इसलिए आपको इसकी जो डोज आप रेगुलर दे रहे थे उसको रिड्यूस करने की जरूरत होती है। क्राइटेरिया फॉर OST इनिशिएशन के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये आप सब लोग जानते हैं। ओपियोइड डिपेंडेंट सिंड्रोम होना चाहिए और पेशेंट जो है वो IDU होना, करंट IDU होना चाहिए, मतलब उसमें पास्ट 3 मंथ्स में कोई भी इंजेक्टिंग ड्रग यूज होना चाहिए, जस्ट नॉट ओपियोइड, कोई भी इंजेक्टिंग ड्रग यूज होना चाहिए
लेकिन ओपियोइड डिपेंडेंस सिंड्रोम की जरूरत होगी उसमें होने की। साथ में इन्फॉर्म कंसेंट वो दें और मोटिवेटेड हो तो हम बड़े इजीली उनको मेडिसिन शुरू कर सकते हैं। ओएसटी इंडक्शन भी आप लोग डे टू डे बेसिस पे कर रहे हैं, तो मैं इस पे ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करूंगा। किसी के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होंगे तो वो डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मेंटेनेंस डोज है वो ब्यूप्रेनॉर्फिन की डोज 2 to 4 मिलीग्राम तक अगर हम जैसे दे रहे हैं तो हमारे विड्रॉल सिम्टम्स तो मैनेज हो जाते हैं, लेकिन अगर हमें क्रेविंग को भी मैनेज करानी है तो हमें उससे थोड़ी ज्यादा डोज देने की जरूरत होती है, लेट्स से 4 to 8 मिलीग्राम। लेकिन हमें जो ओपियोइड ब्लॉकिंग इफेक्ट चाहिए, जो कि हम अचीव करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि पेशेंट अगर ब्यूप्रेनॉर्फिन पे है तो कोई हेरोइन वगैरह भी ले तो उसका इफेक्ट ना आए उसको, तो उसके लिए हमें डोज फर्दर 2 to 4 मिलीग्राम एक्स्ट्रा देने की जरूरत होती है। तो आमतौर पे अधिकतर मरीजों में 8 to 16 मिलीग्राम ब्यूप्रेनॉर्फिन पे बात बन जाती है। कुछ रेयर केसेस में हमें इससे भी हाई डोज देने की जरूरत पड़ सकती है। जो मैक्सिमम डोज है ब्यूप्रेनॉर्फिन की वो 28 to 32 मिलीग्राम तक हम जा सकते हैं। 32 मैक्सिमम डोज है, इसके ऊपर हमें नहीं जाना है, क्योंकि आमतौर पे 16 मिलीग्राम के ऊपर भी जब हम डोज बढ़ाते हैं तो इफेक्ट में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं आता है, क्योंकि सीलिंग इफेक्ट आ जाता है। और फिर एक सवाल आता है कि भाई कब तक ये इसी डोज पे देना है, जैसे 16 मिलीग्राम पे कोई मरीज ठीक है तो कब तक देना है? तो जितना लंबा आप दे सकें उतना बेहतर है। तो वो जो डोज आप दे रहे हैं 16 मिलीग्राम, अगर मरीज उस पर सेटल्ड है तो सेम डोज कंटिन्यू कीजिए जितना लंबा पॉसिबल हो उतना, जो कि मंथ्स टू ईयर्स तक हो सकता है। बार बार पेशेंट्स आपसे बोलते हैं कि दवाई डॉक्टर साहब बंद कर दीजिए, लेकिन ये चीज हमें बतलानी है कि अगर आप दवाई बंद करने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि आप टॉलरेट कर दें, आपको विड्रॉल ज्यादा ना हो, लेकिन अगेन वापस आपका स्मैक यूज या हेरोइन यूज होने का संभावना बढ़ जाता है। स्पेशली जब भी कोई आपके पास लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी तो देयर विल बी अ हाई चांस कि आप रिलैप्स कर जाएं। तो फिर जितने समय आपने नशा छोड़ा था, आपने जितना कुछ जॉब करना शुरू किया, जितने पैसे कमाए, वो सब एक बार जब स्मैक यूज शुरू होगा तो सब कुछ आपका लॉस होने का रिस्क रहता है। तो इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि जितना लंबा हो सके मरीज को मोटिवेट करें कि दवाई तुम्हें लेते रहना है। लेकिन उसके बाद भी कई बार पेशेंट्स कहेंगे कि हमें दवाई बंद करनी है, तो हम उस केस में ये नेगोशिएट करेंगे। एक तो एजुकेट कर देंगे कि भाई रिस्क क्या हैं, और उसके बाद फिर ये भी बताएंगे कि अभी आपका सक्सेसफुल री इंटीग्रेशन हुआ है कि नहीं सोसाइटी, फैमिली और वर्क के साथ। अगर उनने काम करना बिल्कुल सही शुरू कर दिया है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सही से फुलफिल कर पा रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फुलफिल कर रहे हैं, देन वी कैन थिंक कि उनमें हम ब्यूप्रेनॉर्फिन स्टॉप कर सकते हैं। ब्यूप्रेनॉर्फिन चूंकि एक ओपियोइड है, तो अगर कोई व्यक्ति जिसने कभी जिंदगी में कोई दूसरा ओपियोइड नहीं लिया है और ब्यूप्रेनॉर्फिन लेगा तो ब्यूप्रेनॉर्फिन के लिए भी उसमें डिपेंडेंस होने का रिस्क रहेगा। हालांकि ब्यूप्रेनॉर्फिन जो है उससे जो विड्रॉल होता है वो इतना सीवियर नहीं होता है जितना हेरोइन के छोड़ने के बाद होता है। साथ ही अब्यूज लायबिलिटी भी इसकी कम होती है। तो इसकी वजह से ब्यूप्रेनॉर्फिन एक आइडियल ओएसटी मेडिसिन की तरह होता है, जो कि अगर आपने ठीक डोज में दिया है तो विड्रॉल और क्रेविंग को भी मैनेज करता है पूरा, एडिक्शन पोटेंशियल भी कम होता है, इजीली आप दे भी सकते हैं, सबलिंगुअली आप दीजिए तो बहुत इजी है एडमिनिस्टर करना। साथ ही इसका इफेक्ट 24 घंटे से ज्यादा रहता है, तो आपको बार बार देने की जरूरत नहीं है। मरीज भी एक बार लेते हैं फिर 24 घंटे के लिए फ्री हो जाते हैं, और इसके साइड इफेक्ट्स भी काफी कम है। सो ये एक ब्रीफ रिकैप था। इसके बाद हम अब आप लोग जो अपने डे टू डे प्रैक्टिस में जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं या जो आपके जो क्वेरीज हैं हम उनको एड्रेस करेंगे।
मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और जिस तरीके की भी कोई भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं वो हमसे am I audible? Yes, you're audible. ओके तो जो कोई भी प्रॉब्लम्स कोई फेस कर रहे हैं तो वो शेयर कर सकते हैं, किसी के कोई कमेंट्स हो तो वो भी, या कुछ इनपुट्स हो तो वो दे सकते हैं। Please feel free to ask me questions because we have all gathered here to just improve the quality of services we are providing to our patients. So any problems which you people might be facing can be discussed here. किसी को दवाई शुरू करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो या दवाई की डोज एस्केलेट करने में प्रॉब्लम। हाँ सर, मैं छतरपुर से बोल रहा हूँ। हाँ जी। एक हमारा पेशेंट है सर, उसका जब हम डोज कम करते हैं तो उसको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। कितना कर देते हैं डोज? डॉक्टर शरद, मैं सर। ये जानना चाहूंगा कि हम पेशेंट की डोज कम क्यों करना चाह रहे हैं? नहीं सर, अब एक्चुअली जो पहले के जो हुए कि भाई अपने को धीमे धीमे उसका स्टॉप करना है 2013 से, और वो काफी लंबे समय से ले रहा है, तो सोचते हैं कि उसका डोज जो है वो कम करके अगर हो सके तो उसका बंद कर दें। नहीं, तो ये आप लोग अपनी तरफ से कम करना चाहते हैं कि पेशेंट इस चीज के लिए इंसिस्ट पेशेंट कर भी रहे हैं? बिलिंग रहता है सर, इसमें पेशेंट भी बिलिंग है कि वो चाहता है बंद करना। डॉक्टर शरद, यहाँ पे मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपने काफी इम्पोर्टेंट इशू रेज किया है और मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि जैसा हमने अभी बात किया कि ब्यूप्रिनॉर्फिन जो है अगर वो लेते रहें, अगर वो लाइफ लॉन्ग भी लेते हैं तो उनके हेल्थ रिस्क बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही मिनिमल है। लेकिन अगर वो छोड़ेंगे तो हमेशा ये रिस्क रहेगा कि अगर उनके किसी पुराने साथी ने उनके ऊपर थोड़ा जोर दिया या लाइफ में कोई और स्ट्रेस आया तो वापस स्मैक शुरू हो जाएगी, और एक बार वो शुरू होगी, अगर उन्हें 6 महीने भी लिया तो काफी कुछ जो की चीजें उन्होंने अचीव की हैं वो सब चली जाएंगी। जी। तो हमें जब पेशेंट आकर के बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब दवाई हम कम करना चाहते हैं, तो हमें एजुकेट करने की जरूरत होती है। जो चीज यही मैं बतला रहा हूँ, सेम सिनेरियो हमें उनसे डिस्कस करने की जरूरत होती है। उनका एक कंसर्न ही होता है कि दवाई कम करो, दवाई कम ले रहे हैं तो हम अच्छे हैं, ज्यादा ले रहे हैं तो हम खराब हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। ये हम इस तरीके से उनको समझा सकते हैं कि जैसे किसी की भूख 3 रोटी की है तो 3 रोटी खाते हैं, किसी की भूख 8 रोटी की है वो 8 रोटी खाता है। अब 8 रोटी वाला व्यक्ति 3 रोटी खाएगा तो उसका शरीर सही से काम नहीं कर पाएगा। तो आपकी अगर जरूरत है 4 मिलीग्राम या 6 मिलीग्राम की तो आप उसको लेते रहें। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप काम वगैरह करें, फंक्शनल रहें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते रहें। जी। होता क्या है कि हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उनके जो साथी हैं, पियर्स जो हैं, वो भी उनको यही चीज बतलाते हैं कि भाई तुम तो 8 गोली ले रहे हो तो तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारी दिक्कत ज्यादा है। उनके घर वाले भी यही चीज कहते हैं कि तुम ज्यादा दवाई ले रहे हो तो तुम्हारी बीमारी ज्यादा है। तो इस चीज यहाँ पे रोल आता है हमारे काउंसलर्स का कि पेशेंट को और उनके फैमिली वालों को इस चीज के लिए एजुकेट करें कि मेन चीज ये नहीं है कि दवाई कितनी कम ले रहे हैं, मेन चीज ये है कि दवाई लेकर के वो कितने अच्छे रह पा रहे हैं। तो इट इज बेटर कि हम कम करने के लिए ना जाएं। लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसा होगा कि लोग आपको इंसिस्ट करेंगे कि नहीं डॉक्टर साहब कम करिए प्लीज बंद कीजिए। तो क्या करना है आपको कि आप डिस्कस कर सकते हैं। देखिए ठीक है, आप
हमारे हिसाब से तो कम करना ठीक नहीं है, लेकिन जैसा आप चाहते हैं तो हम कम करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। और अगर कहीं पे भी ऐसा लगेगा कि आपको दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो हम फिर वापस आपकी डोज पुराने लेवल पे सेट कर सकते हैं या इतनी दे सकते हैं जिसपे कि आपको कोई तकलीफ ना हो। तो दिस वे वी कैन नेगोशिएट, हमें जोर नहीं डालना है लेकिन नेगोशिएट करना है कि देखिए आप कम करने पे आपको तकलीफ हो रही है तो बेटर है कि जितने पे आप ले रहे हैं लेते रहें। अगर वो दवाई लेकर के इंजेक्टिंग ड्रग यूज से या ओपियोइड यूज से बाहर हैं, सो दैट इज व्हाट वी वुड लाइक टू अचीव। जी जी। तो मेरा यही कहना रहेगा। मैंने लेके ना पानी और क्या लेना है? कुछ तो दिख रही है आपसे, नहीं, पानी बोतल तो रखिए। शरद जी, आई बिलीव कि मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया। कोई चीज आप फिर भी नहीं क्लियर सर, ना हो? ठीक है सर। एक्चुअली अभी तक तो सर थोड़ा सा ये कंफ्यूजन सा भी चल रहा था कि हमें पेशेंट्स आवाज को आ रही है? खत्म करना है, उनका मतलब दवाइयाँ धीमे धीमे उनका डिपेंडेंस खत्म हो जाए दवाई के ऊपर से। लेकिन जो आज कंसेप्ट आया है ये सब अच्छा है कि ठीक है सर, ये सब काफी लंबे, अपन को पहले तो पेशेंट को अच्छा रखना है, बाकी ये प्राइमरी चीज है, और उसको बिल्कुल डिपेंडेंसी खत्म करना इट इज सेकेंडरी थिंग। तो वो उसके बिल्कुल। बारे में ठीक है सर। जी ये चीज मैं इसीलिए हम यही यहाँ पे इकट्ठा इसलिए हुए हैं ताकि जो छोटे छोटे मिसकंसेप्शंस हैं वो हम जी हटा पाए। हमारे पास जी पेशेंट्स इवन 80 इयर्स के भी आते हैं जो मेडिसिन लेते हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। उनको जी कोई सर। तकलीफ नहीं है, उन्होंने जीवन अपना स्मैक में काफी समय वेस्ट किया लेकिन मेडिसिन पे हैं और लेते हैं, बढ़िया चल रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जी तो सर, थैंक यू। एविडेंस जो है, रिसर्च एविडेंस, वो भी बताता है कि आप जितने लंबे समय भी दे, 30 साल 40 साल, कोई दिक्कत नहीं है। बस वापस स्मैक में नहीं जाना। अगर वो स्मैक में जाते हैं तो कुछ महीनों में ही वो इतना नुकसान उनके बॉडी को होता है और फैमिली को इतना नुकसान होता है जितना कि बुप्रेनोर्फिन कभी नहीं कर पाएगा। जी सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू डॉक्टर शरद। और किसी के कोई और प्रॉब्लम्स कोई फेस कर रहे हो इस तरीके का, या किसी का कुछ अपना एक्सपीरियंस हो? जब तक आप लोग कोई कुछ सोच पाते हैं, मैं एक और सिनेरियो इसी बात यहीं पे डिस्कस करना चाहूंगा। कई बार ये होता है कि पेशेंट्स आपके पास आते हैं जो कि कई सारे नशा लेते हैं, जस्ट नॉट ओपियोइड, साथ में हो सकता है कि वो अल्कोहल भी लेते रहे हों, साथ में हो सकता है कि वो बीच बीच में नींद की गोलियां भी लेते रहे हों। यहाँ पे होता क्या है कि जो डॉक्टर होते हैं वो डरते हैं कि कहीं मैंने इसके साथ बुप्रेनोर्फिन दे दिया तो कहीं कुछ हो ना जाए, पेशेंट शराब लेके आया है कहीं कुछ हो ना जाए। तो जो हमने अभी प्रेजेंटेशन देखा वहां ये देखा कि बुप्रेनोर्फिन बहुत सेफ है। बस हमें ये कंफर्म है कि पेशेंट ओपियोइड डिपेंडेंट है तो हम बुप्रेनोर्फिन उनकी शुरू कर सकते हैं। आमतौर पे जैसे आप किसी को लेट से 4 mg से शुरू करते हैं, आपको थोड़ा भी डर है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ज्यादा हो सकता है तो थोड़ा लो डोज से शुरू कीजिए, 2 मिलीग्राम से शुरू कीजिए, फिर उसको ग्रेजुअली बढ़ाइए। लेकिन जब मरीज आपके पास आता है और आप सिर्फ इस डर से दवाई नहीं शुरू करेंगे कि मरीज साथ में शराब लेता है या कोई नींद की गोली लेता है, तो आपके पास हो सकता है वो पेशेंट दोबारा ना आए, तो हम वो पेशेंट लूज कर देंगे। तो एक चीज तो ये है कि हमें पेशेंट को मेडिसिन देनी है। दूसरा चीज ये होता है कि कई बार पेशेंट सुबह सुबह आपके पास आया कि डॉक्टर साहब हम सुबह स्मैक लेके ही आए हैं। हम सुबह स्मैक लेकर के आए हैं। तो यहाँ पे कई बार लोग डरते हैं कि स्मैक लेके आया है, हमने बुप्रेनोर्फिन भी दे दिया, कहीं ओवरडोज ना हो जाए। तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि हमें ओवरडोज का कोई रिस्क नहीं है। बुप्रेनोर्फिन अगर हमने दे दी है स्मैक के ऊपर से तो अधिक से अधिक विड्रॉल हो सकता है, क्योंकि बुप्रेनोर्फिन क्या करेगा, स्मैक को हटा करके खुद बाइंड कर जाएगा। तो ओवरडोज होगा नहीं, जान को कोई खतरा नहीं है। तो करना क्या है आपको कि जब ऐसा पेशेंट आता है तो आप अपने पास थोड़ी देर के लिए वेट करा लीजिए, देख लीजिए कि उसमें विड्रॉल के कुछ साइंस आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आमतौर पे स्मैक का असर रहता है
4 घंटे 6 घंटे, उसके बाद विड्रॉल के सिम्टम आने लगते हैं। तो अगर वो सुबह भी लेके आया है और आपके पास आया है तो आप चेक कर लीजिए उसकी प्यूपिल्स, अगर प्यूपिल्स पुतलियां जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हैं तो इसका मतलब कि स्मैक अभी है इसमें। अगर प्यूपिल्स नॉर्मल हैं या डायलेटेड हैं तो इसका मतलब है कि उसमें विड्रॉल के साइंस आ गए हैं। इसके अलावा पेशेंट में रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, ये चीजें भी, गूज फ्लैश, बाल खड़े हो जाएंगे, नाक से पानी आएगा, आंख से पानी आएगा, तो ये फीचर्स सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट अब इसमें थोड़े थोड़े विड्रॉल के फीचर्स आ रहे हैं, तो उनको आप उसी दिन ब्यूप्रेनॉर्फिन शुरू कर सकते हैं विदाउट लूजिंग द पेशेंट, क्योंकि हमें पेशेंट को कोशिश करनी है ज्यादा पेशेंट्स को हम ये सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करा पाए। किसी के क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड या कुछ इनपुट्स हो तो वो अपने रख सकते हैं। हाँ सर, एक्सक्यूज मी सर, मैं Yes. उज्जैन से डॉक्टर त्रिपाठी। जी डॉक्टर साहब बताइए। एक्चुअली में एचआरजी जो आते हैं ज्यादातर वो कुछ ना कुछ लेके आते हैं या विड्रॉवल में लेते हैं या फिर गांजा ले जाओ, उन्होंने शराब पी और सुबह वो विड्रॉवल में ही आते हैं, बिल्कुल निश्चित आते हैं। तो हम लोग पहले कोशिश ये करते हैं कि वो उसके साथ ना आया करें। ये मेरा पर्सनल वो है कि यदि वो उसमें आएंगे थोड़ा सा हमको इसे डराने के लिए कि ये वो छोड़ दें, क्यों इस उद्देश्य से हम उनको बताते हैं कि वो उनको छोड़ दें। यदि हम उनको नहीं बताएंगे तो फिर उनको वो छोड़ने का प्रश्न ही नहीं आएगा। तो अपन चाहते हैं कि वो बुप्रेनफ्रिन डिपेंडेंट रहें। अब वो क्या होता है कि उनको नशे का हैवी नशे की आदत है, खाली बुप्रेनफ्रिन की अपन मानो डोज बढ़ा के भी देते हैं तो कुछ दिन तक तो रहता है, फिर उसके बाद में फिर उनके साथियों की वजह से, बैठक की वजह से कुछ ना कुछ वो नया नशा देते हैं और वो ओवरडोज में चले जाते हैं ज्यादातर। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि जो रही बात डर वालों की, डरने वाली, तो एक्चुअली ये जो हमारा पेशेंट है इसको पुलिस वाले भी नहीं डरा पाते हैं, तो हम डरा दें ये तो संभव नहीं होता है। नहीं सर, मेरा ये कहना है मैं डरने की वजह से नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने चूंकि मैं बहुत समय से टीवी में काम किया है और मैंने बहुत ड्रग वालों को देखा हुआ है, तो मैं डरने का मतलब नहीं, मेरा एक ही उद्देश्य ये रहता है कि वो किसी तरीके से दूसरी ड्रग्स ना ले, ना कोई दूसरा नशा करे, केवल बिल्कुल उस उद्देश्य से डराना पड़ता है मेरे को। जी डॉक्टर कृपानंद, यहाँ पे मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि चूंकि हम ओपियोइड दे रहे हैं, ब्यूप्रेनॉर्फिन दे रहे हैं, ब्यूप्रेनॉर्फिन एक सेफ ऑल्टरनेटिव है। हाँ। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम ब्यूप्रेनॉर्फिन इस डोज में दें कि मरीज की जो रिक्वायरमेंट है नशे की वो इसी से पूरी हो जाए, उसको किसी और नशे की जरूरत ही ना पड़े, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो नींद की गोलियां हो, चाहे अल्कोहल हो। ब्यूप्रेनॉर्फिन का जितना इफेक्ट रहेगा उतना इफेक्ट ना तो कैनबिस का होगा, मतलब गांजा का होगा, ना अल्कोहल का होगा। ब्यूप्रेनॉर्फिन से ज्यादा इफेक्ट जो है वो हेरोइन से ही आ सकता है। तो हमें ब्यूप्रेनॉर्फिन को ही इतने अच्छे डोज में देने की जरूरत होती है कि मरीज को कोई और चीज लेने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू मतलब रेज किया है। तो डोज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। कई बार क्या होता है कि लेट से 6-8 मिलीग्राम पे विड्रॉल मैनेज है, लेकिन मरीज ऊपर से क्या करता है कि स्मैक ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि उसको स्मैक लेने के बाद भी अच्छा लग रहा है। ये तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम उसकी डोज अगर 8 मिलीग्राम पे भी स्मैक का उसको मजा मिल रहा है तो मतलब कुछ रिसेप्टर्स ऐसे खाली हैं जिनपे कि स्मैक जाके बाइंड कर रहा है, तो हम थोड़ी डोज और बढ़ा देंगे 2 मिलीग्राम या 4 मिलीग्राम, कि कोई भी ओपियोइड रिसेप्टर खाली ही ना रहे जिसपे कि हेरोइन बैठे, काम करे, अपना इफेक्ट शो करे। हम ब्यूप्रेनॉर्फिन से ही उनको ऑक्यूपाई करवाने की कोशिश करेंगे रिसेप्टर्स को। ठीक सर।
कई बार एक सवाल और आता है कि हम आखिर कितना ऊपर तक जाएं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हमें पता होना चाहिए कि कब मरीज को ब्यूप्रेनॉर्फिन का एक ओवरडोज का सिम्टम आ रहा है। तो ओवरडोज में भी क्या फीचर्स होते हैं वो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ताकि उससे पता चल जाए कि अच्छा ये लक्षण अगर आ रहे हैं मतलब कि हमारा डोज अब हायर साइड में जा रहा है। तो मरीज आपको बताएगा कि अब डॉक्टर साहब लेट से 16 मिलीग्राम दिया हमने, मरीज बताएगा कि सर इसके साथ अब मुझे कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो रहा है, या हेडेक अब लेने के बाद सिर में भारी भारी सा महसूस होता है दिन में, या फिर इसको लेने के बाद दिन में भर नींद सी लगा करती है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनसे कि अंदाजा लग जाता है कि डोज अब हायर साइड जा रहा है। तो हमें बस ये देखना है कि ओवरडोज के सिम्टम्स ना आए, दिन भर नींद सी ना लगे, कब्ज बहुत ज्यादा ना हो, वो थोड़ी सी दिक्कतें ना हो, और बाकी विड्रॉल और क्रेविंग तो नहीं ही रहना है। अगर थोड़ी सी भी मरीज को विड्रॉल होगा या तलब लगती रहेगी तो मरीज नशा लेते रहेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन और था, मैं शरद बोल रहा हूँ, जी डॉक्टर शरद। एक्चुअली है क्या सर, यहाँ पे क्या होता है कि जो ये एक नशा मुक्ति अभियान गवर्नमेंट चला रही है, जी उसके लेटर हमारे पास में आते रहते हैं, जी तो हम उसको वापस लिखते हैं कि भाई ये हम नशा मुक्ति तो नहीं कर रहे हैं, हम तो अल्टरनेटिव थेरेपी दे रहे हैं। तो इसका हमसे नशा मुक्ति से हमारा कितना कंसर्न? डॉक्टर शरद, जो मैं है ना, अगर मैं ये कहूं कि मैं सबको राम बना दूं, भगवान राम, तो वो एक ऐसा गोल है ना जो हम कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जो हम बात करते हैं नशा मुक्ति की, आपको ये समझना है कि हम व्यक्ति की सिर्फ एक ही कमी है कि वो एक नशा ले रहा था, स्मैक। हम उसको एक मेडिसिन दे रहे हैं, ब्यूप्रेनॉर्फिन, और जब ब्यूप्रेनॉर्फिन दे रहे हैं तो सारे जो नुकसान होते थे स्मैक के कारण से, ना उनको एक तो दिन भर लेने की जरूरत पड़ती थी, ओवरडोज से जान जाने का खतरा था, HIV फैलने का रिस्क था, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B फैलने का खतरा था, दौरे आते थे, हेल्थ के ये तो रिस्क हो गए। फिर दिन भर पैसे खर्च होते थे, अपने घर को वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते थे, अपने कोई जॉब नहीं कर पाते थे, कई सारे लीगल इश्यूज होते थे, कभी झगड़ा, कहीं मारपीट में इन्वॉल्व हैं। तो बहुत सारे हार्म्स हैं। आप देखेंगे कि जो लोग अच्छे से ब्यूप्रेनॉर्फिन लेते हैं उनमें ये कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो ये एक लेमैन वाली बात है कि ब्यूप्रेनॉर्फिन भी एक नशा है। ये कुछ ऐसी ही चीज हो गई कि जैसे है ना कि नींद की गोलियां डॉक्टर तो नींद के लिए दे रहे हैं ना, अब आप उसको गलत तरीके से लेंगे तो वो नशा है, लेकिन सही तरीके से दे तो वो दवाई है। हम सही तरीके से दे रहे हैं एंड वी आर जस्ट ट्रीटिंग देम, इट इज अ नहीं सर, ट्रीटमेंट। वो तो ठीक है सर, वो सारी चीजें सही हैं। जैसे होता क्या है कि जो नशा मुक्ति के जितने भी कैंपेन हैं, तो वो कलेक्टेड से और डायरेक्टेड यहाँ CMHO से वो सब डायरेक्ट हो जाते हैं हमारे स्टाफ की तरफ। तो मैंने कहा भाई ये तो भाई इट्स अ, हम तो नशा मुक्ति हम नहीं कर रहे हैं, हम तो सब्स्टिट्यूशन थेरेपी दे रहे हैं। नहीं डॉक्टर शरद, अगेन यहाँ पे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज अगेन अ ट्रीटमेंट वर्ल्ड ओवर, या जो मतलब भी मैं अपने देश की नहीं बता रहा, जो वर्ल्ड ओवर दिस इज कंसिडर्ड अ ब्यूप्रेनॉर्फिन मेंटेनेंस ट्रीटमेंट, सो दिस इज अ ट्रीटमेंट। तो फिर हम इंक्लूड हो गए ना सर उसमें, नशा मुक्ति वाले अभियान में हम भी। डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं बिल्कुल वही चीज क्लियर कर रहा हूँ आपको। जैसे हम है ना डायबिटीज की बात करें, तो डायबिटीज में हमारा गोल ये तो नहीं रहता ना कि मरीज ठीक हो गया, शुगर कंट्रोल हो गया तो दवाई बंद कर दिया। हम दवाई बंद कर देंगे तो क्या होगा, अगेन शुगर वापस आ जाएगी, डायबिटीज फिर से अपीयर हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि हमारा पर्पस ये है कि हम मेडिसिन से मरीज को अच्छा बनाए रखें, जितना लंबा भी जरूरत हो उतना लंबा। तो ये जो आपने इशू रेज किया, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि बाकी लोग भी इस चीज को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि हमारे मन में ही हम क्लियर नहीं होंगे, हम ये सोचते रहेंगे कि हम तो नशा बांट रहे हैं, नशा बांट रहे हैं, सो इट विल नॉट वर्क। दिस इज अ ट्रीटमेंट विद लॉट्स ऑफ एविडेंस बेस, जो डिटॉक्सिफाई करते हैं ना, कि नशे से बाहर निकाल देते हैं, उसकी तुलना में ब्यूप्रेनॉर्फिन अगर आप लगातार दे रहे हैं तो इसके लिए एविडेंस कहीं ज्यादा है। इट हैज फाउंड टू बी
मच सुपीरियर, जो आउटकम्स हैं वो कहीं ज्यादा बेहतर हैं बुप्रेनॉर्फिन मेंटेनेंस ट्रीटमेंट के। तो आप हमेशा कह सकते हैं कि भाई हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम ओपियोइड डिपेंडेंस को ट्रीट कर रहे हैं, और ट्रीटमेंट इनका ऐसे ही होता है। तो होपफुली मैंने आपके इस कंसर्न को आंसर किया डॉक्टर शरद। जी सर। नहीं ठीक है सर, वो एक्चुअली वही था कि थोड़ी सा अब वो आपको जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है चलिए हम अपने प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं। मैंने एक्चुअली नशा मुक्ति का जो गवर्नमेंट का कंसर्न अल्कोहल से है ना सर। तो अल्कोहल चूंकि हमारे इसमें रहता नहीं है, बल्कि अल्कोहल तो वो भी है कि अगर अल्कोहल बहुत ज्यादा ले रहा है तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी है थोड़ा सा। तो हाँ अब बिल्कुल, वो देखिए अल्कोहल के लिए ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है, अलग है, ओपियोइड के लिए स्ट्रैटेजी अलग है, लेकिन अलग है। ट्रीटमेंट, हाँ ट्रीटमेंट दोनों ही। दोनों ही ठीक है भैया, हम उस वाले नशे से निकाल रहे हैं, वो अल्कोहल के नशे से निकाल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल बिल्कुल जी सर, थैंक यू सर। जी। किसी और के कोई रिलेटेड क्वेश्चंस हो, कंसर्न्स हो, या प्रॉब्लम कोई उनके अपने पेशेंट्स में वो फेस कर रहे हो, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। डॉक्टरों में एक और वो रहता है, सॉर्ट ऑफ बिलीफ है कि कम दवाई अच्छा, तो हमेशा फोकस रहता है कि दवाई कम करते जाओ, कम करते जाओ, अच्छा है। लेकिन यहाँ से ही हमारा ओएसटी प्रोग्राम डिफरेंट है। यहाँ पे कम अच्छा नहीं है, यहाँ पे जितनी जरूरत है उतना अच्छा है। तो हमें कम कम करके नहीं जाना है। अगर मरीज की जरूरत है 10 टैबलेट तो 10 टैबलेट देंगे, मरीज की जरूरत है 4 टैबलेट तो 4 टैबलेट देंगे, लेकिन अपनी तरफ से हमें कम करने की कोशिश नहीं करनी है। ये चीज मैं एक बार फिर से रिइंफोर्स करूंगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में लोग दवाई बड़ा कम कम देते हैं, तो मरीज तकलीफ में रहता है तो जाकर के दूसरे नशे किया करता है। तो हमें दवाई की डोज थोड़ी अच्छी रखनी है, बस देखना है कि साइड इफेक्ट्स ना आए। साइड इफेक्ट्स की मैंने बात की ही है। किसी के कोई डोज से रिलेटेड कंसर्न्स हो या क्वेश्चंस हो तो भी पूछ सकते हैं। Dr. Amit, this is हाँ Moon. Yeah. Actually, while we are with all the medical officers of IIT, I want to say one thing. Yeah. I want to request all of the medical doctors here, sir, since you are the in charge of all the centers, we are having this quite a good number of dropouts and works to follow up in the OSC center. So this dropout, I don't know what is the. So dropout is a. It might be dosage issue, it might be distance, it Okay. might be lack So of. dropout का एक issue आप मुझे बता रहे हैं। Medical officer, I want to request everyone to please look into the psychosocial work that is also done by the Canada that is leading with that. That's all the medical. हाँ सॉरी हूँ। फिट करना है, क्या करते हो? मूंग एक चीज इशू रेज कर रहे हैं कि ड्रॉप आउट रेट ज्यादा होता है हमारे पेशेंट्स में। तो एक चीज ये है कि हमारी कोशिशों के बावजूद भी कई बार ड्रॉप आउट्स होते हैं, वो अनअवॉइडेबल है। लेकिन उससे पहले हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि कहीं हमारी कोशिशों में तो कोई कमी नहीं है। तो ड्रॉप आउट होने का एक मेजर वजह ये होता है
कि पेशेंट्स की जो ब्यूप्रेनॉर्फिन की डोज होती है वो एडिक्वेट नहीं होती है। तो कुछ समय तक वो दवाई लेते हैं, रात रात में फिर कुछ नशा करते हैं, फिर एक बार वो नशे में रहते हैं, तो फिर ये होता है कि चलो आज दवाई छोड़ के नशा ही कर लेते हैं, कल दवाई ले लेंगे। इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर हमें ड्रॉप आउट अपने कम करने हैं तो मेडिसिन की डोज हमें अच्छी खासी मात्रा में देनी होगी, कि इसको ले छोड़ करके अगर उनने कुछ लिया भी तो उसको उनका इफेक्ट उतना अच्छा ना मिले। मेजर कॉज ऑफ ड्रॉप आउट जो है वो लो डोज ऑफ ब्यूप्रेनॉर्फिन जो हम दे रहे हैं वही होता है। कई जगहों पे मैंने देखा है कि लोग 0.8 मिलीग्राम दे रहे होते हैं ब्यूप्रेनॉर्फिन पेशेंट्स को, या 1.6 मिलीग्राम दे रहे होते हैं। ये बहुत ही कम डोजेज हैं, इनसे हम 24 घंटे मरीज को विड्रॉल से फ्री नहीं रख सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि मरीज को रिटेन करें अपने ट्रीटमेंट में, तो डोज जो है वो ठीक होनी चाहिए। अगर हम 4 मिलीग्राम 6 मिलीग्राम से कम दे रहे हैं तो हम उम्मीद नहीं करते हैं कि पेशेंट 24 घंटे तक ठीक बना रह पाएगा। तो हमें डोज एक बड़ा इशू है जिसके लिए हमें काम करने की जरूरत होती है। दूसरा जो इशू होता है ड्रॉप आउट का, जो दूसरा वजह है वो है कि फैमिली का प्रेशर। फैमिली वाले जोर डालते हैं मरीज के ऊपर कि भाई कब तक दवाई लोगे, या फिर मरीज का अपना मिसकंसेप्शन कि हम कब तक दवाई लेते रहेंगे। तो यहाँ पे रोल होता है काउंसलर का और डॉक्टर का कि वो रेगुलर बेसिस पे मरीज और उसके घर वालों को ये चीज बतलाते रहें कि हम ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इसका गोल क्या है। इसका गोल सिर्फ ये नहीं कि हमने दवाई दे दी और तुम खा रहे हो। गोल ट्रीटमेंट का ये है कि अपने जीवन में जो चीजें आपने लूज की हैं नशे के अंदर, वो चीजें आप अचीव कर पा रहे हो कि नहीं, और अचीव करवाना ही हमारा गोल है। क्योंकि मरीज तो कहेगा कि डॉक्टर हम दवाई खा रहे हैं, स्मैक छोड़ दिए हैं, लेकिन अगर उसने अपनी लाइफ के गोल्स अचीव नहीं किए हैं तो हम कहेंगे कि दवाई आप लेते रहें। क्योंकि मरीज अगर जो नहीं ये चीज समझेगा इम्पोर्टेंस, तो जरूर वो ट्रीटमेंट से ड्रॉप आउट हो जाएगा। सेम चीज ही हमें उनके घर वालों को भी बताने की जरूरत होती है। किसी और के अपने कोई कंसर्न्स हो या कोई कमेंट्स हो, इनपुट्स हो? Okay, doctor, then if there are no more questions, then we are at PM now, so we can close the session. Anushree, do we need to take a screenshot photo of all of the participants? Or Yes, that will be great. So I request all the participants to switch on their videos for few seconds and we'll take a group photograph. सभी लोग अपने वीडियोस को ऑन करिए कुछ सेकंड्स के लिए, फिर हम एक ग्रुप फोटोग्राफ लेंगे देन। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो कुछ सेकंड्स के लिए अपना अपना वीडियो ऑन करिए। डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर कुलदीप, डॉक्टर जागेश्वर, डॉक्टर शीतल, डॉक्टर ओशिन। Okay, I'll take a photograph now. और कोई भी खोलना चाहते हैं अपना वीडियो कुछ सेकंड्स के लिए ताकि हम एक फोटो ले पाए, ग्रुप फोटोग्राफ? ओके, ठीक है डॉक्टर कुलदीप, नो प्रॉब्लम। I'll take one more photograph then. 1, 2 and 3.
Okay, thank you so much to all the participants, to all the medical officers for joining us today. And big thank you to Dr. Amit Singh for a wonderful presentation and keeping it very interactive also and informative at the same time. So thank you everyone. Thank you for joining. Have a great day ahead. Thank you all.